पालकी जा रही थी, उधर से कोई रास्ता रिजर्व था, इसलिए क्षमा चाहते हैं आपका बहुत धन्यवाद आपसे आए इसमें। देखिए, समाजवादी पार्टी आज देश की तीसरी बड़ी पार्टी है। बीजेपी कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी का नंबर आता है, परंतु महाराष्ट्र में हम लोग संघर्ष कर रहे हैं बहुत दिनों से। लेकिन हम महाराष्ट्र में जितनी पार्टी बढ़ना चाहिए उतना हम बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि यह राज्य की पार्टी है। हमारी कोशिश है कि हम लोग समाजवादी पार्टी को नेशनल पार्टी बनाएं। आज प्रॉब्लम ये बहुत बड़ा देश में कि 2014 के बाद से देश में जो कर्ज था, पहले 1947 से 2014 तक जो कर्ज था 55 लाख करोड़ रुपया, अब वो हो गया 3 गुना ज़्यादा। देश कर्ज से डूबा जा रहा है, हमें हर साल उसका इंटरेस्ट भरना पड़ता है। और कहा जा रहा है कि देश जो चौथी जो है, दुनिया की चौथी जो है आर्थिक शक्ति बन गई है, परंतु मैं सोचता हूँ कि आज भी 85 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दिया जाता है, और राशन नहीं मिलेगा तो वो खा नहीं सकते हैं। ये देश की स्थिति है। महाराष्ट्र में पैसे नहीं है, अभी डेवलपमेंट काम बहुत रुका हुआ है। लाडली बहन के नाम पर इन लोगों ने पैसे दिए। देखिए, जब आदमी इलेक्शन लड़ता है ना, तो जो भी इलेक्शन कमीशन की गाइड है वो सिर्फ किताबों में लिखी हुई है। लोग कितना खर्च करते हैं आप सब अच्छी तरह जानते हैं। बहुत सारे लोग वोटर को पैसे भी देते हैं, हालांकि सब गलत है ये, लेकिन बहुत से लोग देते हैं वोटर को पैसे। सरकार ने पैसे न दे करके हमारे पैसे, जनता के पैसे लाडली बहन के नाम पर दिया, और ये कहा कि अब हम चुन कर आएंगे तो हम अब की बार 1500 की जगह 2100 रुपये देंगे। और चुन के आने के बाद आप कह रहे हैं कि बहुत सारे 8-9 लाख लोगों ने गलत लिया है, उन पर कार्रवाई होगी, और अब 500 रुपया देंगे लाडली बहना के नाम पर। अभी हम बजट के लिए बात करते हैं तो बोले पैसे ही नहीं है भाई, पैसे ख़त्म हो गए। ये हालत है महाराष्ट्र की। और सबसे बड़ी जो दुख की बात है कि महाराष्ट्र में आज जो है ना, सांप्रदायिकता उरूज पर है। एक चुना हुआ आदमी 4 फुट का है, उसकी हैसियत कुछ नहीं है, परंतु खुलेआम कहता है कि हमारी सरकार हिंदुत्व की सरकार है। हम कहते हैं ये सरकार सेकुलर सरकार है। देश में संविधान है, और संविधान की कसम 2-2 बार खाने वाला है। एक बार दुकानदार मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगा हुआ है, उस लाउड स्पीकर को मुंबई में उतारने की बड़ी जोरदार से चल रही है। फिर सुमैया हर एरिया में जाते हैं पुलिस को लेकर के, मस्जिद का लाउड स्पीकर उतारो। लेकिन लाउड स्पीकर उतारने का कोई कानून नहीं है। जो भी कोर्ट का आदेश है वो ये है कि डिसिबिल उसका जो मेंटेन करो। डिसिबिल अगर मेंटेन नहीं होता है तो आप उस पर केस कर सकते हैं, फिर आप उतार सकते हैं। परंतु कह रहे हैं डिसिबिल हमको कुछ नहीं मालूम, हमें जो है ना इस लाउड स्पीकर को उतार कर वहाँ दूसरा एक स्पीकर लगाना है, जिस स्पीकर से आवाज़ आएगी नहीं और अजान कोई सुन भी नहीं सकता है। पूरे देश में चल रहा है, लेकिन सिर्फ महाराष्ट्र में ये चल रहा है। मस्जिद के बाहर नमाज नहीं पढ़ सकते। देखिए, मस्जिद के बाहर अभी मैं आज आ रहा था, देखिए हम किसी की शिकायत नहीं कर रहे हैं। हम अपने हिंदू भाइयों के साथ कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। आज तक कभी किसी मुसलमान ने ये शिकायत नहीं किया कि सड़क पर त्यौहार क्यों मनाया जाता है। लेकिन आज अगर मस्जिद भर जाती है तो लोग मजबूरन, कुछ मस्जिदों में, हर मस्जिद में भी नहीं, बाहर 5-10 मिनट के लिए नमाज़ पढ़ने आते हैं। लेकिन उसके लिए यूपी के सीएम कहते हैं कि अगर आप जो है बाहर नमाज़ पढ़ोगे तो आपका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया जाएगा, और आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाएगा। मैं आ रहा था अगर पूना से, तो मुझे लोगों ने कहा कि पालकी जाने वाली है, जल्दी जाएंगे, नहीं तो फिर रास्ता जाम हो जाएगा। रास्ता जाम हो रहा है, हमने कभी मना नहीं किया। लेकिन हमारी नमाज के लिए, यानी ये जानबूझ करके ना इस देश में मुसलमानों के लिए ज़मीन तंग की जा रही है। वक्फ की ज़मीनें हमारी हड़पने का पूरा इरादा हो रहा है। जो 400-500 सालों से मस्जिदें बनी हैं, कब्रिस्तान है, दरगाहें हैं, उन दरगाहों पर नज़र इनकी, उसको तोड़ करके सरकारी ज़मीन बनाकर उसको बेचने का सरकार का इरादा है। उसकी ये बहुत ही गलत। और जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य में हिंदू मुस्लिम में कोई अंतर नहीं था। उन्होंने अपने राज्य में कितने मुसलमानों को बड़ी बड़ी पोस्ट दिए थे उन्होंने, और उन्होंने यहीं पे आपको बाबा याकूब को, कोकन में जगह जो है, बाबा याकूब को उन्होंने 750 एकड़ ज़मीन दिया, और उस ज़मीन आज भी उनके पास ज़मीन है। उस वक्त वक्फ का काम चल रहा है। लेकिन ये सरकार आने के बाद वक्फ की ज़मीन है, जिसने पूरे देश की सारी प्रॉपर्टी बेच दिया। एयर इंडिया बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, सी पोर्ट बिक गया, रेलवे बिक रहा है,
सारी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी बिक रही, नया कुछ बन नहीं रहा है। और जो है वक्त की ज़मीनें भी मुसलमानों के हड़पने का इरादा है। पहले 3 तलाक के नाम पर मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया गया। जो मुसलमान को हज के लिए सब्सिडी मिलती थी वो ख़त्म कर दी गई, ये हालत है। दूसरी तरफ किसानों की हालत बहुत ख़राब है। मैं समझता हूँ वो सरकार निकम्मी सरकार है जो बार बार ये कहती है कि हम आएंगे तो एक भी किसान की आत्महत्या नहीं होगी, लेकिन आज भी किसानों की आत्महत्या बड़े ज़ोरों में चल रही है और किसानों को जो मुआवजा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। बड़े बड़े व्यापारियों का, कारपोरेट का हज़ारों करोड़ माफ़ किया जा रहा है, परंतु किसानों की हालत आज भी देश में सुधरेगी नहीं। और बड़े हमारे चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था, बड़े नेताओं ने कहा था, जब तक किसान खुश नहीं होगा जब तक देश खुश नहीं होगा। और किसानों की हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। ये हालत है। अभी यहाँ पे आग लग गई थी कहीं, फायर ब्रिगेड नहीं हो सकता है, फायर ब्रिगेड नहीं हमारे पास। हम बहुत बड़े $5 ट्रिलियन की इकनॉमी बन रहे हैं, लेकिन हमारे पास फायर ब्रिगेड नहीं हमारे पास है, इक्विपमेंट उसका हाई नहीं यहाँ पे उसमें हो रहा है। और इस तरह की चीज़ें देश में हो रही हैं। मैं समझता हूँ कि हमें जो है सोचना चाहिए, ये देश संविधान से चलेगा, अपनी मर्ज़ी से नहीं चलेगा। ये समाजवादी पार्टी हर धर्म के लोगों के साथ, चाहे किसी धर्म का भी हो। और याद रखिए, जो भी लोग राजनीति में धर्म को लाते हैं वो समझो कि बहुत ही ख़राब लोगों के हाथ में सत्ता है, और जो लोग डेवलपमेंट को लाते हैं समझे वो अच्छे लोग हैं। आज ये जो है जिस तरह से हमारी फॉरेन पॉलिसी थी वाजपेयी के ज़माने में, नेहरू जी के ज़माने में, इंदिरा गांधी के ज़माने में, वो जो है हमारी फॉरेन पॉलिसी ख़त्म हो गई है। आज वाजपेयी जी का भाषण बार बार आज दिखाया जा रहा है कि उन्होंने कहा था कि इसराइल को फ़लस्तीन की ज़मीन खाली करना चाहिए, और आज हमारी सरकार जो है इसराइल को सपोर्ट कर रही है। मैं समझता हूँ ये जो है जो विदेश नीति है हमारी बहुत कमज़ोर हो गई है। हमारे पड़ोसी हमारे साथ नहीं है। इन चीज़ों को लेकर के समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक बड़ी पार्टी है, और अब की बार हमें पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह कि 2027 में फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। हम लोग कोशिश कर रहे हैं महाराष्ट्र में ताकत बनाने के लिए। अब आप लोग कुछ पूछना हो तो पूछिए। इस्रायलचा मुद्दा आपण सुरू आहे, त्याच्यामध्ये अमेरिकेनं आज स्टँड घेतला, अमेरिकेनं इस्रायलच्या बाजूने उभं राहत इराणवरती हल्ला केलेला आहे। आपण कशा पद्धतीने बघतो? देखिए, ऐसा है कि जो अमेरिका की चौधराहट है देश में ना, वो ख़त्म होना चाहिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब ने कहा था, बहुत पहले कहा था कि भारतवर्ष, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल का एक महासंघ बनना चाहिए, ताकि जो अमेरिका हमसे धमकी देता है, अमेरिका कहता है कि मैंने जो है पाकिस्तान और भारतवर्ष के जंग को बंद करा दिया, हमारे इसमें अपमान हमारा है। प्रधानमंत्री जी कहते नहीं, ऐसा नहीं है, वो बार बार कह रहे हैं हमने जंग बंद कराया। और जिस तरह से इसराइल ने फ़लस्तीनियों के ऊपर जिस तरह से हमला किया, और बच्चे नए छोटे छोटे बच्चों को जैसा मारा गया, भूख से तड़प रहे हैं, खाने के लिए जा रहे हैं, NGOs खाना ला रही है, वहाँ पे बम मार कितने लोगों को मार दिया, उस पर अमेरिका नहीं कुछ बोल रहा है। अमेरिका फिर भी इसराइल का साथ दे रहा है। और इसराइल ने पहले हमला किया है ईरान के ऊपर, उसके बाद उसने रिलेटिएट किया है। और उसने, मैं बधाई देता हूँ कि 85 साल का वो इंसान जिसके दादा भारतवर्ष में पैदा हुए थे, बाराबंकी में पैदा हुए थे, भारतवर्ष का खून है उन लोगों के अंदर, उन्होंने जिस तरह से इसराइल को जवाब दिया, मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त काम किया उन्होंने। मैं इसको तारीफ़ करना चाहता हूँ। इसराइल को भुगतने का समय आ गया ऐसा लगता है? इसराइल को भुगतने का समय आना ही चाहिए। तो अब कहते हैं अल्लाह भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। जिस तरह 1.25 लाख लोगों को मारा है, जबकि फ़लस्तीन के लोगों ने इनको रहने की जगह दिया था। मेरे घर में कोई मेहमान आए, मैं इसको जगह दूँ और मुझे भगा के खुद ही कब्जा करने लग जाए, तो ये हो रहा है फ़लस्तीन। और देखिए, मुसलमानों का जो है ना, पूरा फ़लस्तीन के साथ पूरी की पूरी हिमायत है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे हमारे प्रॉफिट है, पैगम्बर पैदा हुए। हमें कुरान शरीफ में लिखा है कि आप उस मस्जिद को जाओ, फ़लस्तीन में मस्जिद का दौरा करो, मस्जिद के लिए मदद मत करो, वहाँ दिया जलाओ। तो हमें तो फ़लस्तीन की हमारी जो मस्जिद वहाँ पर है उससे हमारी पूरी आस्था है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन हम फ़लस्तीन के साथ हमेशा खड़े रहे। नहीं, भारत को जो है इंसाफ करना चाहिए। भारत जो है इसराइल के फेवर, अभी 149 मुल्कों के लोग गए थे, हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं गए उसमें, उन्होंने साइन नहीं किया वहाँ जाकर के। ये भारतवर्ष की जो परंपरा रही है उसके खिलाफ है काम किया। हम तो कहेंगे ईरान को देना चाहिए। निवडणुकीनंतर सर 45 दिवसामध्ये जे निवडणुकीनंतर 45 दिवसामध्ये जे निवडणूक आयोगाने सांगितले
अभी मैं डाटा का कभी ऐसा है ना कि ये जो सरकार है ना, ये हर चीज़ जो है इलेक्शन जीतने के लिए कर रही है। अभी पिछले इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन में जो बड़े बड़े लोग हारे हैं, उसके पीछे इंक्वायरी होना चाहिए। एक ही दिन फटाफट जो है कई लाख लोगों का वोटर लिस्ट में नाम आ जाना, बहुत लोगों का नाम कटवा देना, इसकी परंपरा रही है। ये लोग जो है इलेक्शन कमीशन इनके हाथ के खिलौना बन चुका है। मैं समझता हूँ आज इस देश में सही और फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा है। सर, हिंदी और मराठी ज़बान को लेकर हिंदी की सख्ती की जा रही है, थर्ड लैंग्वेज कंपलसरी बोल रहे हैं महाराष्ट्र में हिंदी की। भारतवर्ष में आज भी पार्लियामेंट के अंदर एक कमेटी है लैंग्वेज के नाम पर, जिसमें 45 मेंबर होते हैं। वो पूरे देश में जाकर हिंदी में काम करने के लिए प्रोत्साहन करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का सारा काम हिंदी में होता है। और अगर महाराष्ट्र में 3 लैंग्वेज है तो सबसे पहले मराठी होना चाहिए, उसके बाद इंग्लिश, हिंदी होना चाहिए, फिर इंग्लिश होना चाहिए, मैं समझता हूँ। और तीसरी लैंग्वेज कौन सी आना चाहिए, मुझे कोई बताए। अगर चाहे हिंदी नहीं आए तो कौन सी लैंग्वेज भारतवर्ष में महाराष्ट्र में होना चाहिए, वो कोई लैंग्वेज बता देना कोई। मनसे के बाला नांदगांवकर कुछ दिनों पहले इधर आए थे, उन्होंने ऐसा कहा कि अगर यूपी में अगर थर्ड लैंग्वेज मराठी अगर करेंगे वो, तो इधर हिंदी करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप ऐसा ही कहते हैं तो फिर इधर जाइए, दक्षिण में जाइए, तमिलनाडु, कर्नाटक में, उधर जाकर हिंदी सख्ती करके दिखाइए। वो तो कर नहीं रही है सरकार। बहुत छोट भैया नेता ये सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं, जनता के बीच में ऐसी बातें करके वोट हासिल करना चाहते हैं। इनकी पार्टी के 14 MLA चुन कराए थे, बहुत आए थे, 0 हो गए ना अभी तो इन्हीं वजहों से। लेकिन महाराष्ट्र में रह के मराठी बोलना भी 100% बोलना चाहिए, बिल्कुल। आप तो हिंदी में बात करते हैं। भाई सुनिए ना, मेरी पढ़ाई यहाँ नहीं हुई है, मैं कभी कोशिश कर प्रयत्न करता हूँ मराठी साथी। आप कभी नहीं मेरे पास, मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं मराठी की बहुत इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ, मराठी का पूरा सम्मान होना चाहिए, लेकिन हिंदी का अपमान नहीं होना चाहिए। आने वाले समय में महाराष्ट्र में लोकल बॉडी के इलेक्शन होंगे, इस बार ज़्यादा हो जाएगा। यही तो प्रयत्न है ना जो आए आपके पास, यही प्रयत्न है, कोशिश कर रहे हैं भाई कुछ सीधे चुनकर लाए, अच्छे लोग ढूंढ रहे हैं जो आएंगे। तो शरद पवार एक बड़े नेता हैं, और शरद पवार का साथ जो लोगों ने छोड़ा है ना, वो सब ईडी और इनकम टैक्स की डर से छोड़ेगी। मैं अपने मनसे की बात की, 14 आमदार थे, अभी 0 पर आ गए हैं। मनसे और ठाकरे एक साथ आने की सोच रहे हैं अभी ठाकरे घर। आप किस तरह से देखते हैं? मराठी मुद्दा बोल के वो अरे ये मराठी मुद्दा कुछ मुद्दा होता है क्या? इसको मुद्दा बोलते हैं क्या? ये फालतू बातें करते हैं लोग। मराठी जो महाराष्ट्र में रहने वाले सब मराठी से प्यार करते हैं, किसी को नफरत मराठी से नहीं है। लेकिन जो लोग यहाँ पैदा नहीं हुए, आप मुझे बता दो, आज समझो कोई IAS अफसर है, यहाँ आया 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, उसे मराठी सीखा, कल इसकी पोस्टिंग आसाम हो सकती, जा सकता है, वो आसाम चलेगा, आसामी सीखे वो, उसके बाद फिर उसको गुजरात भेज देंगे तो गुजराती सीखे वो। मतलब क्या, एक ज़बान ऐसी होना चाहिए देश में जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक उसका सम्मान हो। बाकी हर स्टेट में उसकी ज़बान है, हर स्टेट की एक ज़बान है, उसको सम्मान होना चाहिए। आप सोच रहे हैं उसकी तरफ आप कैसे देखते हैं? भाई से भाई के तकाजे भी कुछ हैं, सहन के बीच दीवार अपनी जगह। अगर उसी तरह पैदा हुए हैं तो साथ रहे, हमें खुशी है, हमें कोई एतराज़ नहीं है, रहे साथ में। लेकिन वो एक होने के बाद बहुत सक्सेस, तो जो अदृश्य शक्ति है उसको हरा पाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। तो आप क्या लगता है कि राज ठाकरे राज ठाकरे जी की अभी तो कोई ताकत है नहीं, खाली वो तो नफरती की बात करते हैं रोज़ाना, हिंदी के खिलाफ, उत्तर भारतीयों के खिलाफ, मराठी और हिंदी के खिलाफ, यही धंधा उनका है। अब उनके आने के बाद हो सकता है कि जो शिवसेना की ताकत कम भी हो सकती है, कोई ज़रूर नहीं बढ़ जाए। ऐसे लोग जो आज तक उनके बारे में गलत बोलते रहे, अब साथ में जा रहे हैं। अब देखिए आगे होता क्या, मैं बोल नहीं सकता सवाल, लेकिन दोनों भाई मिल जाए तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, मुझे खुशी होती है। राज्याचे चेअरमन म्हणून पण घोषित केलं नहीं, उपमुख्यमंत्री होने के बाद तो पूरे महाराष्ट्र के मालिक हैं वो, फिर उनको ऐसे छोटे काम नहीं करना चाहिए, किसी और को खड़ा कर देना चाहिए। लेकिन शरद पवार और अजित पवार का आमना सामना जो है हमने सामने हो रहे हैं। नहीं देखिए शरद पवार साहब बड़े नेता हैं, अजित पवार साहब उन्हीं के साथ बड़े हुए, उन्होंने वही सीखे उन्होंने। मैं समझता हूँ कि कोई अंदरूनी ऐसी बात है जिसकी वजह से वो अलग हुए हैं। मैं नहीं समझता कि अलग होना चाहिए था, लेकिन आमने सामने तो नहीं आना चाहिए। देखिए हाँ, मैंने इंक्वायरी की मांग की थी, लेकिन पुणे पुलिस ने जो इनकाउंटर किया है उन पुलिसों को 1 लाख रुपये बख्शीश नहीं किया है। आपने जो इंक्वायरी की मांग की है, इसमें ऐसा नहीं, सत्कार हो रहा है। देखिए ऐसा है ना कि मेरे पास परिवार के लोग आए थे, एक लेडी आई, उसने उसी घर की बोली थी, मेरे घर आके कंप्यूटर पर रिवॉल्वर लगा दिया और बोला चलो इधर है वो सोया, उसको बताओ। वो ऊपर गई, नॉक किया,
जैसे दरवाजा खुला उसको गोली मार दिया उसको। देखिए बहुत बड़ा क्रिमिनल हो, कसाब से बड़ा क्रिमिनल कौन हो सकता है? कसाब ने जब कसाब ने इतने लोगों को मारा रेलवे स्टेशन पे, कहाँ का हमारे लोगों ने, जब भाग रहा था कसाब तो चौपाटी पे जिन पुलिस वालों को खबर मिली कि इधर से आ रहा है रुका, उसने उसको पुलिस वालों को मार दिया, लेकिन उसके बाद कसाब को मारा नहीं गया। कसाब को पकड़ा गया और इंक्वायरी हुई, क्या खाएगा तू, कौन सा वकील चाहिए तुझे, सारी सुविधा दी गई, उसके बाद उसको फांसी दी गई। हमारे पास कचहरी रिपोर्ट है, हमारे पास जजेस हैं, हमारे पास जेल है। ये सारी चीज़ों को छोड़ के शॉर्ट रास्ता अपना के इस तरह से गोली मारना, मैं समझता हूँ ये भारतवर्ष के कानून का उल्लंघन है। उसको पकड़ना चाहिए और मुकदमा चला के, वो क्रिमिनल था, मुझे पता चला कि क्रिमिनल था, 2 बार उसको मकोका लगा हुआ है, हमें पहले ये बात नहीं मालूम थी, लेकिन फिर भी कितना बड़ा भी क्रिमिनल हो, कसाब से बड़ा क्रिमिनल नहीं हो सकता। तो इनकाउंटर होता नहीं है, अगर उसने गोली चलाई तो उसकी गोली कहाँ गई? पुलिस ने गोली चलाई, उसकी गोली तो पता नहीं चला कहाँ चली गई। तो मेरा कहना है कि इस तरह से पकड़ के मारना गलत है, क्रिमिनल को पकड़ो, फांसी दो। तो पाकिस्तान ने दिया तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ही हमारी जंग को बंद कराया। हम तो नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, और हम तो चाहते दुनिया में शांति रहे, लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए, तो ये तो सबको कोशिश करना चाहिए। परंतु कुछ लोग अपने हथियार बेचने के लिए दुनिया में जो हत्याएँ करवा रहे हैं लोगों की, इसकी निंदा होना चाहिए।